तो कल ये पेपर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हमने कहाँ तक कर लिया था ये, हाँ ये जी और एच पार्ट मुझे बताना है, ठीक है। हाँ तो बताओ क्या करें। सर एसक्यूएल पार्ट यही बोल। हाँ स्किल वाला करना है ना। और ये कर लिया था नेटवर्किंग वाला, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द ब्लॉक्स। जैसे हमारे पास ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। सर अगर तो नेटवर्क इनमें का टाइप, हाँ तो नेटवर्क कौन सर सा बनेगा। सर अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है नेटवर्क का टाइप पूछे, तो सर नेटवर्क एक तो लैन वैन वाला होता और एक सर पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर वाला होता। तो सर ऐसे बेसिस पे पूछेंगे ऐसे डायरेक्ट। हाँ उसमें तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, लैन मैन वैन में से कोई लिखना पड़ेगा। मतलब जब तुम फिजिकल कनेक्शन बनाते हो ना, सर तो वो फिजिकल नेटवर्क होता है। और जो क्लाइंट सर्वर है या पीयर टू पीयर नेटवर्क है वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। वो फिजिकल कनेक्शन का मतलब नहीं है। क्लाइंट सर्वर में मतलब क्या है कि किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बना देते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। तो वो सर फिजिकल कनेक्टिविटी को शो नहीं करता है। जब हम लोग इस तरह से नेटवर्क बनाएंगे, मतलब जब ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करना होगा, तो उस टाइम पे हम लोग लैन मैन वैन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो सर अब देखो ये जो डिस्टेंस है ब्लॉक्स के बीच में, जैसे ब्लॉक ए टू ब्लॉक बी 60 मीटर डिस्टेंस है, ब्लॉक लैन बी हो। से हाँ तो लैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। सर तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, लैन का यूज़ करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो लैन की जो कनेक्टिविटी होती है, दैट इज इन अ स्मॉल बिल्डिंग और इन अ ऑफिस, ऑफिस। ठीक है। तो ये डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, 60 मीटर, वन सर ट्वेंटी फाइव मीटर सर वो सेकंड पोर्शन का जो एच है ना, वो सर आप बता दो सर, मुझे आया नहीं। हाँ मैं वो कराऊंगा अभी, सेकंड का एच, ठीक है। तो ये हो गया नहीं तुम्हारा। सर। फिर सजेस्ट द मोस्ट suitable प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस कंपनी विथ suitable रीजन। इसका क्या लिखोगे आंसर, कहाँ पे सर्वर प्लेस करेंगे। ब्लॉक ए। ब्लॉक ए। ब्लॉक ए में करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम। हैं, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जहाँ पे होते हैं उससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो केबलिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और साथ में नेटवर्क ट्रैफिक भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी उसमें रीज़न लिखना पड़ेगा कि बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, सो इट विल रिड्यूस द नेटवर्क कंजम्पशन एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द केबलिंग कॉस्ट, ठीक है। केबलिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देगा, और साथ में जो नेटवर्क पे जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन का मतलब ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, तो वो कम हो जाएगा, ठीक। कंजंक्शन। कंजंक्शन, CONGESTION, कंजंक्शन बोलते हैं ना, CONGESTION, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन होता है बोलते हैं इसे। नेटवर्क कोलाइजन भी तो होता है सर। क्या। नेटवर्क कोलाइजन। हाँ कॉलिजन का मतलब भी वही होता है, ट्रैफिक नेट, एक तरह से ट्रैफिक हो गया जब कई सारे लोग एक नेटवर्क पर मैसेज ट्रांसमिट कर रहे होंगे, और एक ही सपोज टाइम। अगर वो नेटवर्क फ्री नहीं है, तो फिर क्या होगा, कॉलिजन होगा। मान लो मैं यस। भी एक ही, मेरे पास एक ही पाथ है सपोज, ठीक है। और उसी पाथ से सभी को ट्रेवल करना है, तो उस केस में क्या होगा कि एट अ टाइम एक ही कोई ट्रेवल, मतलब हमारा मैसेज है वो ये बताना है कि रोड पे हम लोग जा रहे हैं, तो जब नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो नेटवर्क ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक। तो उसको रिड्यूस करने के लिए कई तरह के मैकेनिज्म यूज़ होते हैं, जैसे कि नेटवर्क कोलिजन का एक मेथड यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं नेटवर्क में, बट वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने शायद कल बता दिया था कि कनेक्टिंग डिवाइस कहाँ लगाओगे, जहाँ हाँ पे सर सर्वर लगा सर होगा। सर्वर कौन से ब्लॉक में लगा है, ए ब्लॉक में, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस लगाओगे। इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस का मतलब होता है जैसे कि हमारा मॉडेम हो गया या राउटर हो गया, उसे बोलते हैं इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस, ठीक। और हब और स्विच कहाँ पे लगेगा, हब और स्विच कहाँ प्लेस करोगे।
पावर स्विच कहाँ प्लेस करना है? सर ऑफिस में जो कंप्यूटर्स होते हैं उन सब के बीच में। तो कहाँ पे लगाओगे? अभी जो हमारा कनेक्शन है उसमें कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा हब एंड स्विच? हब एंड स्विच कहाँ, कौन कौन सी बिल्डिंग में लगेगा बताओ जाओगे? सारी बिल्डिंग में सर। हाँ सारी बिल्डिंग्स में लगेगा, क्योंकि हर एक बिल्डिंग में कंप्यूटर्स है ना, तो हर एक बिल्डिंग की कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें हब की रिक्वायरमेंट तो होगी या स्विच की रिक्वायरमेंट होगी। मेरे पास मान लो एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर 5 बिल्डिंग्स हैं, तो एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स होंगे उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है, तो किसका यूज़ करते हैं? स्विच का यूज़ करते हैं। ऐसे दूसरी बिल्डिंग में भी कनेक्ट करना है तो वहाँ भी स्विच लगेगा। तो स्विच का यूज़ क्या होता है? हर एक जगह होता है, हर एक बिल्डिंग के अंदर होता है जहाँ भी हमें कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। जैसे ब्लॉक ए है तो ब्लॉक ए में 150 कंप्यूटर्स हैं, तो उन 150 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ होगा? स्विच का यूज़ होगा। ऐसे ब्लॉक बी के अंदर भी 15 कंप्यूटर हैं, ब्लॉक सी में भी 15 कंप्यूटर हैं और ब्लॉक डी में 25 कंप्यूटर्स हैं। तो हर एक ब्लॉक के कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ करेंगे। ठीक। फिर इसमें पूछा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एस्टेब्लिशिंग अ वायर्ड कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर और ईथरनेट केबल। Out of the following, which will be the most economical in establishing a wired connection, optical fiber और Ethernet होगा। cable? ईथरनेट केबल। ईथरनेट। हाँ देखो इसमें पूछा है मोस्ट इकोनॉमिकल, तो मोस्ट इकोनॉमिकल में तो ईथरनेट सस्ता होता है किससे? ऑप्टिकल फाइबर से। लेकिन अगर इसने बोला होता कि हाई स्पीड चाहिए और इकोनॉमिक जो मतलब कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कब यूज़ करते हैं? जब हाई स्पीड चाहिए और कॉस्ट मैटर ना कर रही हो। बट अगर हमारी मतलब स्पीड के साथ कंप्रोमाइज़ करना है और कॉस्ट को ध्यान में रखना है तो फिर ईथरनेट केबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ईथरनेट केबल ऑप्टिकल फाइबर से सस्ती होती है और ईथरनेट केबल को इंस्टॉल करना भी ईजी होता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड ज़्यादा है बट ईथरनेट केबल की स्पीड उससे कम होती है, थोड़ी सी, बहुत कम नहीं होती है, थोड़ी सी कम होती है इससे। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी याद कर लेना कि ऑप्टिकल फाइबर, ईथरनेट केबल और तुम्हारा कोएक्सियल केबल में क्या डिफरेंस है, वो मैंने बताया था तुम लोगों को डिफरेंस याद करने के लिए। ठीक है, हाँ अब देखो ये एसक्यूएल वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ ऑर्डर इज नॉट स्पेसिफाइड इन अ सिलेक्ट क्वेरी देन बाय डिफॉल्ट द सॉर्टिंग विल बी परफॉर्म्ड इन, क्या होगा यहाँ पे? बताओ मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग। हाँ असेंडिंग ऑर्डर होगा इसका आंसर, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर बाय में ऑर्डर बाय लिखते हैं ना, ऑर्डर बाय नेम, तो फिर अगर हमने वहाँ पे ए या डीएससी का डिफॉल्ट बुक असेंडिंग ऑर्डर में देता है। ऑर्डर बाय नेम डीईएससी, तो फिर नेम वाला कॉलम किस में आ जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए हम लोग एएससी नहीं लिखते हैं। एएससी भी यूज होता है लेकिन एएससी इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो डिफॉल्ट ही उसमें एएससी में आता है, तो फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बी पार्ट पूछा है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बताओ उसे? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को ऑर्डिनलिटी। 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 एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? व्हाट इज एट्रीब्यूट इन अ टेबल? कॉलम्स। कॉलम। कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, और टपल किसे बोलते हैं? रोज। रोज को बोलते हैं। रोज को टपल बोलते हैं। तो अभी क्यों बोल रहे थे कि एट्रीब्यूट्स को रोज बोलते हैं? ये तो तुम कितना बेसिक चीज़ है यहाँ पे, तो ये चीज़ याद नहीं रहेंगे तो फिर मैं कैसे एज्यूम करूंगा तुम लोगों को? एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम होता है। कितनी बार होता है? अभी अभी कल ही क्लास में बताया था फॉरेन की क्या होती है, तो वहाँ पे लिखवाया था कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट और कॉलम, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अब तुम लोग एग्जाम में गलती कर देते हो, ये गलतियाँ होती हैं, मैंने देखा है तुम लोग, मतलब इस तरह से कि वहाँ पे पूछेंगे व्हाट इज़ द डिग्री, तो डिग्री को लिखाएंगे नंबर ऑफ रोज,
ठीक है, कार्डिनलिटी पूछेंगे तो वहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री मीन्स होता है नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, क्या होगा इसका आंसर? कॉलम। कॉलम होगा इसका आंसर। कॉलम। डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं मैं, एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री कहलाता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। और नंबर ऑफ रोज को क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आंसर तुम लोग। ओके, सी पार्ट देखो इसका, आर द कंडीशंस दैट कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। इसमें क्या आएगा सी में? किसी एट्रीब्यूट पे कंडीशन किसके थ्रू लगाते हो? अगर मैं कोई कमांड लिखता हूँ, एसक्यूएल कमांड राइट करता हूँ और वहां पर मुझे कोई कंडीशन लगानी है तो किसके थ्रू लगाते हो? किसका यूज करते हो कंडीशन लगाने के लिए? वेयर। हाँ, वेयर का यूज करते हो। और किसका? हैविंग का भी यूज होता है। ठीक है, यस सर, हैविंग। तो यहाँ पे का आंसर होगा वेयर क्लॉज होगा। वेयर एंड हैविंग आर द कंडीशंस दैट कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, क्योंकि किसी भी रिलेशन या टेबल के, रिलेशन का मतलब होता है टेबल और एट्रीब्यूट मीन्स होता है कॉलम। तो जो कोई टेबल के कॉलम पे हम कंडीशन किसके थ्रू लगाते हैं? वेयर के थ्रू लगाते हैं या हैविंग के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, वेयर या हैविंग का यूज करते हैं। वेयर तब यूज करते हैं जब हमें कंडीशन इंडिविजुअल रोज पर लगानी हो, और हैविंग का भी यूज करते हैं जब हमें कंडीशंस एग्रीगेट फंक्शंस के थ्रू लगाते हैं या मल्टीपल रोज पे एक साथ लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेयर एंड हैविंग आर द कंडीशंस दैट कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, सी का आंसर आ गया। वेयर एंड वेयर लिख सकते हो या हैविंग भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो। फिर इसका डी पार्ट देखो क्या होगा। सो अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल कमांड इसका आंसर होगा। ऑल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट की एंड ऑल्टरनेट की। क्या होगा कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की में डिफरेंस? सर ऑल्टरनेट की वो होते हैं जो प्राइमरी की नॉट प्राइमरी जो प्राइमरी की नहीं होते। नहीं होते हैं। तो कैंडिडेट की भी तो वही होता है, कैंडिडेट की इज ऑल्सो ऑल्टरनेट की। कैंडिडेट की भी तो ऑल्टरनेट की ही होता है। मैंने एक्चुअली जब बताया था तो बताया था कि ऑल दोज कैंडिडेट कीज विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज। वो सारे कैंडिडेट कीज जिनको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है खास इसमें। सिंपली इतना लिख सकते हो कि अब इसमें डिफरेंस क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट की भी तो कैंडिडेट की ही होता है। ऑल्टरनेट कीज क्या होते हैं? कैंडिडेट कीज ही तो होते हैं। ऑल द कैंडिडेट कीज विच आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी कीज आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। ठीक है, तो ये तो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि कैंडिडेट की तो जैसे मैंने मतलब रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है? एक प्राइमरी की भी हो सकता है और कैंडिडेट की भी हो सकता है।
तो अगर रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया तो वो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। तो वो कैंडिडेट की भी होगा और ऑल्टरनेट की भी होगा। लेकिन अगर टेबल के अंदर और भी ऐसे कॉलम्स हैं जो कैंडिडेट की हैं, तो उन कॉलम्स को भी हम एज अ कंबाइंड वे में क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट की बोलेंगे। ठीक। और इंडिविजुअली वो क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है, ऑल्टरनेट की में आएगा और वो कैंडिडेट की में भी आएगा। लेकिन अगर किसी टेबल के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं जो कैंडिडेट की का काम कर सकते हैं, तो उन कैंडिडेट कीज को एज अ कंबाइंड वे में क्या बोलोगे, दे आर द ऑल्टरनेट की। एंड इंडिविजुअली वो कैंडिडेट की हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे रोल नंबर है, एडमिशन नंबर है, और एक कॉलम और मान लेते हैं हम, कोई सपोज आईडी कॉलम है, तो ये तीनों कॉलम हमारा क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की बन सकते हैं। तो कैंडिडेट की जब बन सकते हैं तो वो सारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट की हो गए कंबाइंड वे में। बट इंडिविजुअली में बात करूं तो रोल नंबर अकेला ऑल्टरनेट की नहीं होगा, एडमिशन नंबर अकेला ऑल्टरनेट की नहीं होगा, उन तीनों को हम ऑल्टरनेट की बोलेंगे। ठीक है। और कैंडिडेट की क्या होगा, वो इंडिविजुअली कैंडिडेट की है। आया समझ में? ये चीज समझ में आई कि क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। मतलब जब वो उनको हम कंबाइंड वे में यूज़ करते हैं, जितने भी कैंडिडेट कीज हैं किसी टेबल के अंदर, किसी टेबल के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट कीज हो सकते हैं, तो उन सारे जो कॉलम्स हैं उनको कंबाइंड, जब कंबाइंड करोगे तो उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट की। और जो इंडिविजुअल कॉलम्स हैं जो कि कैंडिडेट की का काम कर रहे हैं, वो तो कैंडिडेट की हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं, बताओ। हेलो। यस सर। हाँ, समझ में यस आ गया? सर। यस तो सर। कोई डिफरेंस खास नहीं है। सिंपली ये है कि जितने भी कैंडिडेट कीज होते हैं उन्हें हम ऑल्टरनेट की बोलते हैं। जितने भी कैंडिडेट कीज हैं किसी टेबल के अंदर, दे ऑल आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज एज अ कंबाइंड, इन अ कंबाइंड वे। और जब वो इंडिविजुअली हम उनका नाम लेंगे तो वो कहलाएंगे कैंडिडेट की कहलाएंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब डीडीएल और डीएमएल में क्या डिफरेंस है? सर एक होता डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब डीडीएल का कोई एग्जाम्पल बताओ। सर अपडेट सेलेक्ट। स्ट्रक्चर तैयार करना सर उसका, टेबल का। डीडीएल का एग्जाम्पल क्या होगा? सर डेटा अपडेट। सर DESC। सर ऑल्टरिंग ड्रॉपिंग। अपडेट कमांड कैसे हो जाएगा राहुल डीडीएल में? सर वो DML में आएगा। सर वो DSC कमांड आता है DDL में। डीडीएल मतलब जो कुछ क्रिएट कर रहा है या कोई टेबल यस का सर। स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो हमारा क्रिएट टेबल कमांड डीडीएल में आता है। क्रिएट टेबल से टेबल क्रिएट होती है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि कुछ डिफाइन कर रहा है। तो क्रिएट टेबल इज अ डीडीएल कमांड। ऐसे ही हमारा ऑल्टर टेबल भी क्या करता है, टेबल के अंदर कॉलम्स को ऐड करता है, कॉलम्स का डेटा टाइप चेंज करता है, मतलब वो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, तो वो भी क्या हो गया, डीडीएल में आएगा। ओके। और डीएमएल में हमारे क्या क्या आएंगे? डीएमएल में हमारा सेलेक्ट कमांड हो गया, इंसर्ट इनटू कमांड हो सर गया, अपडेट। अपडेट कमांड हो गया। ये सारे कमांड्स जो हैं वो अब इसमें आएंगे, डीएमएल में आएंगे। जो डेटा को चेंज करता है उसे बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डेटा से रिलेटेड है दैट इज डीएमएल, और जो टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसे डीडीएल बोलते हैं। ठीक है, डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जहां डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है वो सारे कमांड्स किसमें आएंगे, डीएमएल के अंदर आएंगे। और जहां डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डेटा डेफिनेशन का मतलब जो डेटा को डिफाइन कर रहा है या डेटा को क्रिएट कर रहा है, उसे बोलेंगे हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो क्रिएट टेबल एंड ऑल्टर टेबल आर द डीडीएल कमांड्स। एंड डीएमएल में कौन कौन से आएंगे? हमारा सेलेक्ट सर कमांड हो गया, इंसर्ट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, अपडेट, और अपडेट। बस ये सारे कमांड जो हैं उसमें आ जाएंगे तुम्हारे। डिलीट भी आएगा सर, डिलीट। हाँ, डिलीट कमांड भी डीएमएल में आएगा, लेकिन ड्रॉप डीडीएल, क्योंकि
हुआ, ठीक है। ड्रॉप कमांड इज अ DDL कमांड एंड डिलीट कमांड इज अ DM, सॉरी, ड्रॉप इज DDL एंड डिलीट इज DML, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट आउटपुट फॉर SQL क्वेरीज 1 to 3 which are based on the following table। इसका आउटपुट बताओ क्या होगा फर्स्ट का। थ्री आएगा सर। 3 हाँ, पहले तो हम कॉलम का नाम लिख देंगे। कॉलम किस 3 नाम से डिस्प्ले होगा? डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर, कॉलम किस नाम से डिस्प्ले होगा? डिस्टिंक्ट नंबर, नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर। सिलेक्ट क्या किया है हमने? सर काउंट। डिस्टिंक्ट। तो जो सिलेक्ट किया है वही तो डिस्प्ले होगा। डिस्टिंक्ट नंबर क्यों डिस्प्ले होगा ओनली? जो सिलेक्ट किया है वही तो डिस्प्ले होता है। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले। तो हमने सेलेक्ट क्या किया है? काउंट डिस्टिंक्ट नंबर। तो कॉलम किस नाम से डिस्प्ले होगा? काउंट डिस्टिंक्ट नंबर से डिस्प्ले होगा, ना कि डिस्टिंक्ट नंबर से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि अगर मतलब ये है कि हमें मार्क्स कटने का मौका नहीं देना है किसी को। तुमने डिस्टिंक्ट नंबर लिख दिया, एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट देगा, भले ही तुमने 3 लिखा है वहाँ पे। तो वो एक्चुअली अगर इस तरह से लिखोगे तो फिर मार्क्स कट जाएंगे तुम लोगों के, ठीक। तो प्रॉपर वे में राइट करना है, जिससे कि कोई हमें एक भी चांस नहीं देना है कि कोई हमारे आंसर शीट में एक भी नंबर काट सके, ठीक। तो जो सेलेक्ट किया है वही डिस्प्ले में आता है। तो हमने क्या सेलेक्ट किया है? काउंट डिस्टिंक्ट नंबर। तो हमारा कॉलम बन जाएगा काउंट डिस्टिंक्ट नंबर के नाम से, और उसकी जो नीचे वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, कितनी आएगी? 3 आएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट नंबर क्या क्या है? 2, 3 एंड 4। तो 2 का 2 बार आ रहा है, लेकिन वो एक ही बार काउंट में आएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पूछा है, सिलेक्ट मैक्स शेड्यूल डेट कॉमा मिन शेड्यूल डेट फ्रॉम गेम्स, ठीक है। तो पहला कॉलम किस नाम से बनेगा? मैक्स शेड्यूल डेट के नाम से, और दूसरा कॉलम बनेगा मिन शेड्यूल डेट के नाम से। तो मैक्स शेड्यूल डेट क्या है इसमें? 14 फरवरी सर 4 फरवरी सर 2020। 14 फरवरी 14 फरवरी 2020, ठीक है। 14 फरवरी 2020 इज द मैक्सिमम डेट, और मिनिमम डेट क्या है? सर 12 दिसंबर 2019। 15 नवंबर नवंबर 2019। 2019। 15 नवंबर 2019 ये मिनिमम डेट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा है, सिलेक्ट सम प्राइज ऑफ मनी फ्रॉम गेम्स। प्राइज मनी का सम निकालना है। सिलेक्ट सम प्राइज मनी फ्रॉम गेम। तो प्राइज मनी का सम कितना हो जाएगा? 12 और 20, 35,000। 35,000। ठीक है, 35,000 इसका आंसर है। तो हमारा कॉलम बनेगा सम, कॉलम किस नाम से डिस्प्ले होगा? सम प्राइज मनी, और उसके नीचे जो वैल्यू आएगी दैट इज 35,000, ठीक। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है कमांड राइट करने इसमें। तो कमांड राइट करने के लिए पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल गेम्स विद देयर जी कोड। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल गेम्स विथ देयर जी कोड। तो ग्रुप बाय यूज होगा। क्यों ग्रुप बाई क्यों लगाओगे इसमें? कहाँ जरूरत है ग्रुप बाई की? टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल गेम्स विथ देयर जी कोड। जी कोड को डिस्प्ले करना है और नेम डिस्प्ले कराना है। यस सर। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल गेम्स, यस। तो जो गेम्स है उनके नाम डिस्प्ले करने हैं और उनका जी कोड डिस्प्ले कराना है विथ देयर जी कोड। तो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट गेम नेम कॉमा जी कोड जी कोड फ्रॉम गेम्स, बस, फ्रॉम गेम्स। ठीक है। इसमें ग्रुप बाई की कोई जरूरत ही नहीं है। उसने सिंपली पूछा है कि टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल गेम्स। तो नेम ऑफ ऑल गेम्स का मतलब क्या हो गया? सिलेक्ट गेम नेम, सिलेक्ट गेम नेम कॉमा कोड भी चाहिए तो जी कोड फ्रॉम गेम्स, ठीक। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड में पूछा है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज गेम्स विच आर हैविंग प्राइज मनी मोर देन 7,000। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज गेम्स विच आर हैविंग प्राइज मनी मोर देन 7,000। तो इसमें सेलेक्ट क्या होगा? स्टार।
हाँ इसमें स्टार आएगा Select क्योंकि star. उसने सारे गेम्स की डिटेल को पूछा है, ठीक है, सारे गेम्स की डिटेल मांगी है तो इसमें स्टार आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम Games. गेम वेयर गेम प्राइज मनी, वेयर प्राइज प्राइज मनी मनी ग्रेटर देन 7,000, Yes, sir. ठीक है। वेयर प्राइज मनी ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, सिंबल लिखना है, वहां पे लिखोगे नहीं ग्रेटर देन, उसका साइन लगाओगे, ग्रेटर का साइन, वेयर प्राइज मनी ग्रेटर देन 7,000, ठीक है। ओके ये हो गया। फिर टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द गेम्स टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेड्यूल डेट, क्या आएगा? टू डिस्प्ले द कंटेंट्स select star, select all from from game games और आगे order by schedule में तो schedule ऑर्डर बाय शेड्यूल डेट, ठीक है, ऑर्डर बाय शेड्यूल डेट हो जाएगा। और कॉलम के नाम वही लिखना जो टेबल में है, कॉलम के नाम मत चेंज कर देना, अगर कॉलम के नाम चेंज कर दिए तो इसमें कुछ भी सिलेक्ट स्टार स्टार आएगा। उसने पूछा टू डिस्प्ले द कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है डिटेल्स, टू डिस्प्ले द कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है द डिटेल्स ऑफ ऑल द टेबल, ठीक है, ऑफ गेम्स टेबल, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ गेम्स टेबल, तो क्या आएगा? स्टार आएगा ना। स्टार मीन्स क्या होता है? सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कराना। स्टार मीन्स होता है ऑल, यानी टेबल का पूरा डाटा हम डिस्प्ले करा रहे हैं। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द गेम्स, तो सिलेक्ट स्टार आएगा इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ग्रुप, टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ग्रुप। प्राइज मनी डिस्प्ले करानी है हर एक पार्टिसिपेटिंग ग्रुप के लिए, सम ऑफ प्राइज मनी फॉर ईच पार्टिसिपेटिंग ग्रुप। सब ग्रुप बाय कमांड यूज सिलेक्ट करेंगे सम ब्रैकेट क्या आएगा इसमें? सर सिलेक्ट होगा सर by use होगा ना सिलेक्ट का में, सिलेक्ट में क्या लिखोगे? price money सम सिलेक्ट सम ब्रैकेट सम प्राइज में सम निकालना है ना, सम निकालोगे तो क्या लिखोगे? यस सिलेक्ट सर सम, सिलेक्ट सम प्राइस मनी ब्रैकेट में प्राइज मनी, सिलेक्ट सम मनी प्राइज मनी, ब्रैकेट के अंदर प्राइज मनी, कॉमा केवल प्राइज मनी को डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट सम ब्रैकेट में प्राइज मनी फ्रॉम फ्रॉम गेम्स गेम्स, और क्या लिखोगे आगे? हैविंग group by हैविंग नहीं आएगा इसमें, कंडीशन थोड़ी लगी है, having कंडीशन ये नहीं सब लगाई। ग्रुप बाय गेम नेम होगा ग्रुप बाय गेम, ग्रुप बाय नंबर, ग्रुप बाय नंबर, नंबर्स के ग्रुप बनेंगे, गेम्स के ग्रुप नहीं बनेंगे, क्योंकि गेम्स तो अलग अलग है। नंबर वाला कॉलम जो है उसमें ग्रुप बन जाएंगे, एक ग्रुप बनेगा 2 का, एक ग्रुप बनेगा 3 का और एक ग्रुप बनेगा 4 का, ठीक है। तो ग्रुप 3 वाले के लिए सम प्राइज मनी कितना हो जाएगा? 8,000। ग्रुप 4 के लिए सम प्राइज मनी कितना हो जाएगा? 10,000। एंड ग्रुप 2 के लिए प्राइज मनी का सम कितना हो जाएगा? 17,000, ठीक है। उसने बोला है कि हर एक नंबर के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर 2, 3, 4, मतलब जो नंबर वाला कॉलम है उसमें ग्रुप्स बनाने हैं, ईच ऑफ द नंबर। तो हमारा नंबर वाला कॉलम कौन सा है? ये है, तो ग्रुप बाय नंबर करना पड़ेगा, ग्रुप बाय नंबर। और इसमें हैविंग का यूज नहीं होगा क्योंकि कंडीशन तो कुछ है ही नहीं इसमें, उसने केवल सम प्राइज मनी पूछा है, सम सर आउटपुट में एक ही कॉलम आएगा। आउटपुट में एक ही कॉलम आएगा, उसके जब प्राइज मनी का सम आ जाएगा ग्रुप नंबर 2 के लिए 17,000 आ जाएगा, और ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 का वही रहेगा 8,000, और ग्रुप 4 का हो जाएगा 10,000, 10,000 ठीक है। अगर तुम्हें नंबर को डिस्प्ले कराना है तो फिर नंबर भी डिस्प्ले करा सकते हो, अगर मान लो चाहिए तो वो भी दिखा सकते, लेकिन इसने पूछा नहीं है, केवल इसने पूछा है टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी, टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी, तो केवल एक ही कॉलम डिस्प्ले कराना है, सम निकालना है किसका? प्राइज मनी का। किसके लिए? फॉर ईच ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ग्रुप, तो जितने जो इसमें पार्टिसिपेटिंग ग्रुप हैं कौन कौन से? 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 के लिए हमें सम चाहिए,
तो 2 एक्चुअली 2 बार आ रहा है, इसलिए उसका ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हमें लिखा है ग्रुप बाई नंबर लिखेंगे, तो एक ग्रुप बन जाएगा 2 का, और एक ग्रुप बनेगा 3 का, और एक ग्रुप बनेगा 4 का। फिर ग्रुप 2 का जो प्राइज मनी का सम होगा वो आ जाएगा। तो ग्रुप 2 में 2 बार आ रहा है प्राइज मनी, 5000 एंड 12000, तो हो जाएगा 17000। और ग्रुप 3 केवल एक ही बार है, तो वो 8000 आ जाएगा। और ग्रुप 4 जो है वो एक ही बार है, तो 10000 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप बाई कमांड एग्जाम में आता है, ऑर्डर बाई कमांड एग्जाम में आता है। ये कमांड तो मतलब लगभग आते ही हैं। ग्रुप बाई का एक कमांड जरूर आएगा। और ग्रुप बाई को पहचानने का तरीका एक ही है कि वहाँ पे वो इस तरह से लिखा होता है, फॉर ईच ऑफ द कंपनी, या फॉर ईच ऑफ द सिटी, या फॉर ईच ऑफ द नंबर, इस तरह से एक वर्ड यूज होता है उसमें, ईच। तो ईच से हम जनरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो हर एक ग्रुप के लिए पूछ रहा है, तो उसमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, तो ग्रुप बाई कमांड का यूज होगा। ठीक, जैसे कि इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया ईच, तो ईच से लगभग हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे ग्रुप बाई कमांड का यूज होना है। ठीक है, प्राइज मनी फॉर ईच, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमें ग्रुप बनाना है, किसके लिए, जो नंबर वाला कॉलम है उसके लिए ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एसक्यूएल के कमांड्स कर लेंगे, आउटपुट निकाल लेंगे। 20 नंबर का आता है एसक्यूएल ये डेटाबेस, अभी चेंज हो गया, लास्ट ईयर 15 नंबर का था, अब ये 20 नंबर का कर दिया है। नेटवर्किंग 15 नंबर का था लास्ट ईयर, इस बार 10 नंबर का किया है, 10 मार्क्स का किया है। तो नेटवर्किंग वाला पोर्शन कम कर दिया, एसक्यूएल वाला बढ़ा दिया। और पाइथन पहले आता था हमारा 35 का, 40 का हो गया पाइथन। ठीक, तो इस तरह से पाइथन में भी 5 नंबर का पोर्शन बढ़ाया है, और यहाँ पे भी 5 मार्क्स का बढ़ाया है इन्होंने। ठीक, तो ये तुम लोग अब सेकंड का है। फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट बता दीजिए। फर्स्ट का ई तो ये है ना, तो इसमें क्या करना है बताओ। सर वो मुझे समझ में नहीं आया, इसका आउटपुट मैं लैपटॉप में निकाला था तो भी मुझे समझ में नहीं आया। एक्स एक लिस्ट दी हुई है हमारी, पाइथन इज फन, पहला एलिमेंट है उसका पाइथन, दूसरा एलिमेंट है इज, तीसरा एलिमेंट है फन। फिर लूप लगा दिया फॉर आई इन रेंज 0,2, तो ये लूप 2 बार चलेगा, 0 पे चलेगा और 1 पे चलेगा। ठीक है, क्योंकि आई की 2 वैल्यू होंगी, एक तो 0 होगी और एक 1 होगी। फॉर आई इन रेंज 0,2, तो 0,2 से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा और 1 मिलेगा। तो आई की 2 पॉसिबल वैल्यूज होगी, एक तो 0 होगी और एक 1 होगी। तो पहले ही आई इक्वल टू 0 पे लूप चलेगा, तो ये क्या करेगा लूप के अंदर, एक्स डॉट अपेंड, यानी कि हमारी लिस्ट में हम अपेंड करने जा रहे हैं क्या, एक्स आई डॉट अपर। तो एक्स आई क्या हो गया, एक्स 0, तो एक्स 0 पे क्या है, पाइथन है, तो वो कैपिटल अपर केस में चेंज हो जाएगा, अपर केस में बदल जाएगा ना, एक्स आई डॉट अपर। तो एक्स 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है, पाइथन स्मॉल केस में थी, वो अपर केस में हो जाएगी। ठीक है, और वो लिस्ट में तुम्हारा अपेंड हो जाएगा। ठीक, लिस्ट में अपेंड हो गया वो, ओके, लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया ना वो, ओके। फिर क्या करना है, लूप रिपीट यस होगा। अब लूप रिपीट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। तो फिर से वापस लूप में आएंगे, लूप में आएंगे तो लिखा है एक्स डॉट अपेंड एक्स आई डॉट अपर। तो जो 1 पे जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, अपर केस में चेंज हो गई, एक्स आई डॉट अपर से। तो क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्स में वो अपेंड करा दिया हमने, तो लिस्ट क्या होगी हमारी, अब लिस्ट चेंज होकर क्या आ जाएगी, 2 ही बार लूप चलेगा, वापस हम लूप के बाहर आएंगे तो प्रिंट करा रहे हैं लूप को, यहाँ इसको प्रिंट करा दिया ना हमने यहाँ पे प्रिंट एक्स, तो आउटपुट क्या मिला हमें बताओ, इससे क्या आउटपुट आ सर गया हमारा। पाइथन इज फन, उसके बाद पाइथन इज अपर केस में। अच्छा ये बताओ कि ये उसके बाद में अपेंड करेगा कि उसी प्लेस पर रिप्लेस कर देगा, सर उसके बाद कर रहे हैं, उसके बाद हम सर पाइथन इज फन, फिर सर अपर केस में पाइथन और बाद इज में आएगा। अपेंड होगा। बाद में अपेंड करेगा, ये आएगा आउटपुट आएगा इसका, पाइथन तो वो रहेगा अपनी जगह पे, इज भी अपनी जगह पे रहेगा, फन भी अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद कॉमा लगा के फिर लिखोगे कैपिटल में पाइथन, अपर केस में पाइथन, सर और अपर केस में ही आएगा तुम्हारा इज। ठीक है, सर क्योंकि मैंने ये ये लैपटॉप में रन करके देखा था, लेकिन उसमें जो आउटपुट दे रहा था बस यही फर्स्ट लाइन आउटपुट दे रहा था, और उसमें लंबी सी लाइन लिखी हुई आ रही थी और कुछ नहीं दे रहा था। 1 मिनट सामने ही रंग करा के दिखा देते हो।
मैं इसको रन कराता सर हूँ। मैंने भी किया था, आ गया था आंसर तो सही। रुको मैं रन कराता हूँ पाइथन पर ये, एक सेकंड। x इक्वल टू लिखा है, लिस्ट बना दिए, इसमें लिखा है पाइथन, पाइथन कॉमा, फिर लिखा है इज, फिर लिखा है फन। ये लिख दिया हमने, लिस्ट बन गई हमारे। फिर इसके बाद है रेंज। हाँ फॉर आई इन रेंज, यहाँ लिखा फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 0,2 0,2 कॉलन लगा दिया। उसके बाद लिखा है x डॉट अपेंड, x डॉट अपेंड, और अपेंड के ब्रैकेट में है एक्स आई डॉट अपर, एक्स आई डॉट अपर। ये फंक्शन है पर तो उसका ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और लूप के बाहर कराया प्रिंट एक्स, तो लूप के बाहर आना पड़ेगा पहले तो, और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रिंट एक्स। इसको रन कराते हैं। ओके, इसको नाम दे देते हैं कुछ, ओपी नाम दे दिया, सेव कर दिया। और उसका जो आउटपुट आया है वो देखो, यही तो आ रहा है आउटपुट जो मैंने बताया, ये आ गया आउटपुट। पाइथन इज फन अपनी यस जगह सर। रखा, आगे उसके पाइथन आ गया और इज आ गया। तुम लोगों ने कहीं प्रॉपरली टाइप नहीं किया होगा, इसलिए उसमें सर पिछली बार आपने रिप्लेस करा दिया था पाइथन इसको अपर केस से। सर मेरा भी हाँ पिछली बार मैंने आउटपुट गलत बता दिया था, वो रिप्लेस नहीं होगा, उसके आगे आएगा, उसके आगे पाइथन और इज आएगा, क्योंकि वो अपेंड हो रहा है, तो उस प्लेस पर रिप्लेस नहीं होगा, वो आगे इसमें अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, पाइथन इज फन तो रहेगा ही, साथ में उसके आगे कॉमा लगा के पाइथन आ जाएगा और कॉमा लगा के इज आ जाएगा, और दोनों अपर केस में आएंगे, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। और कौन सा पूछ रहे थे, ये वाला पार्ट हो गया। सर सेकंड का एच। सर टूल वाला। सेकंड का एच देख लेता हूँ एक टूल्स। मिनट। हाँ टूल्स का बता देता हूँ। सेकंड के एच में पूछा है राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ मी एंड माई इन अ टेक्स्ट फाइल डायरी डॉट टी एक्स टी। अगर डायरी डॉट टी एक्स टी के अंदर कंटेंट ये दिया हुआ है तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3, ठीक है। एक फाइल है जिसका नाम है डायरी डॉट टी एक्स टी, उसके अंदर एक कंटेंट लिखा हुआ है कि माई फर्स्ट बुक वॉज मी एंड माई फैमिली, ठीक है। इट गिव मी अ चांस टू बी नोन टू द वर्ल्ड, ये इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे फाइंड आउट करने हैं कि मी और माई का काउंट कितना है, मतलब जो एक वर्ड है मी और एक वर्ड है माई, उसका काउंट कितनी बार आ रहा है। तो इसको बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, बताता हूँ, ये जस्ट नोट पैड में लिख देता हूँ इसको। ये प्रोग्राम मैंने कराया हुआ है और ये बहुत इजी प्रोग्राम है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल तो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, फाइल हम ये मान के चलते हैं कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको हमें केवल ओपन करके रीड कराना है। तो x इक्वल टू ओपन कर देंगे। फाइल का नाम क्या लिखा है, डायरी डॉट टी एक्स टी, तो मान लो हमारी ई ड्राइव के अंदर है, कॉलन डबल स्लैश, फाइल का नाम लिख देंगे डायरी डॉट टी एक्स टी, ये फाइल का नाम लिख दिया। कॉमा, इसको कौन से मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में, क्योंकि फाइल का कंटेंट हमें रीड करना है, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसमें कितने मी और माई है, ठीक। तो हमने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। फाइल ओपन करने के बाद अब हमें उसका कंटेंट रीड कराना है। तो कंटेंट रीड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है, एक तो रीड फंक्शन होता है, एक रीड लाइन होता है और एक रीड लाइन्स होता है। तो हम कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग रीड का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि वो डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड हो जाए। स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड होगा तो उस स्ट्रिंग को हम अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर देंगे और फिर वो चेक कर लेंगे कौन कौन से हमारे काउंट है उसका। तो हम क्या करते हैं, रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे, y इक्वल टू एक्स डॉट रीड। ये पूरा कंटेंट रीड हो गया फाइल का, फाइल में जो भी कंटेंट था वो रीड हो गया, वो किस में चला गया, y के अंदर चला गया। और y क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, y में क्या हो गया, पूरा कंटेंट आ गया, और वो y क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में हमें वर्ड्स को स्प्लिट करना है, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स निकालने पड़ेंगे ना। तो वर्ड्स को स्प्लिट करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया z और यहाँ पे लिख दिया y डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो ये स्प्लिट फंक्शन का यूज कर लिया।
उससे क्या हो गया कि हमारा जो कंटेंट था वो अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट हो गया, यानी कि एक लिस्ट बन गई हमारे पास। मतलब इस तरह से मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये प्रोग्राम के अंदर नहीं आएगा। मतलब एक लिस्ट बन जाएगी और उसमें जो कंटेंट होगा फाइल का, वो फाइल का कंटेंट क्या था, माई फर्स्ट बुक वाज मी एंड माई फैमिली। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, पहला वर्ड आएगा इसका माई, फिर दूसरा वर्ड आएगा फर्स्ट, माई फर्स्ट, फिर माई फर्स्ट बुक, ये आ जाएगा माई फर्स्ट बुक। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड्स में वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, वाई में तो पूरा कंटेंट आ गया, अब उस वाई को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है अलग अलग वर्ड्स में। तो हमने स्प्लिट फंक्शन का यूज किया, और स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया कि उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स थे उन सबको अलग अलग कर दिया एज अ लिस्ट के फॉर्म में। लिस्ट के फॉर्म में इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लिट हो गया। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखना है। ठीक, तो मेरा ये स्प्लिट हो गया। अब मुझे काउंट निकालना है कि ये जो वर्ड मेरे आए उसमें से कौन कौन से वर्ड मी और माई हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट इक्वल टू 0। ठीक, फिर एक लूप लगा देंगे फॉर आई इन जेड। ठीक, फॉर आई इन जेड। अब हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा जो आई है वो क्या है, आई इक्वल टू अगर हमारा मी माई, ये, अच्छा केस भी याद रखना है, केस भी कंपेयर करेगा। ओके, आई और आई इक्वल टू माई। ठीक है सर, और है एंड? और आएगा, क्योंकि मी और माई को एक साथ काउंट करना है। या तो अगर मी होगा तो भी काउंट बढ़ेगा, और अगर माई होगा तो भी काउंट बढ़ेगा। तो अगर हम एंड लगा देंगे तो फिर दोनों ट्रू होने चाहिए। तो एक वर्ड की वैल्यू मी और माई दोनों एक साथ थोड़ी हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही वर्ड को तो चेक कर रहे हैं, तो वो एक साथ मी और माई नहीं हो सकता ना। या तो वो मी होगा या माई होगा, वो मी और माई दोनों एक साथ नहीं होगा। क्योंकि हम चेक कर रहे हैं एक बार में आई को चेक कर रहे हैं, तो आई हमारा एक वर्ड है, वो अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, जेड से ले रहा है। आई अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, जेड से। और जेड क्या है, एक लिस्ट है किसकी, वर्ड्स की। अभी मैंने बताया कि जो जेड आया वो क्या आया था, एक लिस्ट आई थी ना, लिस्ट आई थी, ऐसे वर्ड्स की लिस्ट आई थी, माई कॉमा बुक, ऐसी लिस्ट बन गई थी ना। तो ये लिस्ट थी। जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, माई होगी। तो वो चेक कर लेगा कि आई इक्वल टू मी और आई इक्वल टू माई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये कंडीशन काउंट ट्रू हो गई करेंगे। तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा। हम यहाँ क्या लिख देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक, तो जब भी वो आई बी और माई से मैच करेगा तब वो काउंट बढ़ जाएगा, और बाकी के सारे केसेस में काउंट नहीं बढ़ेगा। तो पहली बार उसको माई मिला तो काउंट बढ़ जाएगा, दूसरी बार उसको क्या मिलेगा, बुक मिलेगा, तो वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो काउंट बढ़ेगा नहीं। ऐसी तीसरी बार में भी उसको एज मिलेगा, तब भी वो काउंट नहीं बढ़ाएगा। तो जहां जहां उसको मी और माई मिलेगा उस प्लेस पे वो काउंट को बढ़ा देगा। तो जब पूरा लूप चल जाएगा तो हमें फाइनली काउंट मिल चुका होगा। तो लूप खत्म करने के बाद हम लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ लिख देंगे, मैसेज दे देंगे, काउंट ऑफ मी एंड माई in the file is equal to कॉमा क्या हो जाएगा, काउंट। ठीक, बस ये प्रोग्राम बन जाएगा। क्लोज करा दें। हाँ, बाद में क्लोज कर दोगे फाइल को, तो हम यहाँ पे बाद में x डॉट क्लोज कर देंगे, ये प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया मुस्कान? यस सर, आ गया सर। हाँ, तो प्रोग्राम को लॉजिकली याद किया करो। प्रोग्राम को हमें याद नहीं करना है कि इसको याद करके बैठ गए। याद तो तुम कर ही नहीं सकते प्रोग्राम्स को, उसको लॉजिकली समझना है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। पहले मैंने फाइल को ओपन किया, पहला स्टेप फाइल को ओपन करना है, दूसरा स्टेप फाइल को रीड कराना है, तीसरा स्टेप जो मैंने रीड किया उसको अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट कर दिया। फिर एक वेरिएबल ले लिया काउंट, उसको 0 मान लिया। फिर एक लूप लगाना पड़ेगा, तभी तो हम उस सारे वर्ड्स को एक एक करके चेक कर पाएंगे। तो फॉर आई इन जेड कर दिया, तो आई पहले
फर्स्ट वर्ड को चेक करेगा किसके साथ, मी और माई के साथ। अगर वो मैच किया तो काउंट पड़ेगा, अगर मैच नहीं किया तो काउंट नहीं है। ऐसे ही वो पूरा लूप चलता जाएगा, यस सर। पूरा लूप चलता जाएगा, वो फाइनली वो हमें काउंट मिल जाएगा। यस सर। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना यार। ठीक है, तो ये पेपर हो गया तुम्हारा। अभी इसमें ये वाला पार्ट रह गया ओनली, जो कल मैं बताया बोल रहा था, जी वाला कराना है, जो नेटवर्किंग के जो टूल्स हैं। तो इसको मैं कल लिखवा दूंगा, आज मैंने ये पेपर सॉल्व करा दिया तुम लोगों को। ये वाला पार्ट रह गया ओनली इसका, जी वाला पार्ट, तो इसको मैं कल करा दूँ। कुछ नहीं, इसमें सिंपल से कमांड्स लिखने हैं बस। तो वो कमांड्स का यूज आना चाहिए कि कौन सा कमांड किस लिए यूज होता है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, टू ट्रबल शूट द इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम। मतलब इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे। ठीक, तो उसका सिंपल सा एक कमांड होता है कि हम लोग पिंग कमांड लिखते हैं, PING। तो पिंग से हमें पता लग जाता है कि जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं कमांड के नाम लिखा दूंगा और उसका यूज लिखा दूंगा। उसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है कि ये समझना है उसमें। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, तो आज फिर हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे। ठीक, ओके ठीक है, लीव कर दो तुम लोग। थैंक यू सर। हाँ ओके। थैंक यू सर। हाँ, आपको क्या पूछ रहे हो? सर सर जैसे हम URL और डोमेन नेम आइडेंटिफाई करते हैं, तो सर जो HTTP लिखा होता है वो URL में आएगा। पूरा URL होता है, और फिर उसके बाद जब HTTP के पूरा बाद URL। हाँ पूरा होता है URL, और फिर HTTP के बाद डबल स्लैश के बाद लिखा था www.google.com। ठीक है, तो ये google.com कहलाता है डोमेन नेम। www.google.com ये कहलाएगा डोमेन नेम, और जो पूरा एड्रेस है वो कहलाएगा URL। ठीक है, यस सर। सर जैसे उसमें www अलग अलग नेम लिखे रहते हैं ना, जैसे टीज डॉट। यार कल तो पूरा दिन कोई था नहीं यहाँ पे, मतलब काम चल रहा था, आ रहे थे लोग। google.com होगा डोमेन नेम। ठीक है, बाकी जो यस सर। वो पूरा कहलाएगा URL। मतलब से URL को URL लिखेंगे तो पूरी वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। URL का मतलब होता है पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस। यस सर। ठीक है, और डोमेन नेम मतलब होता है वेबसाइट का नाम। तो वेबसाइट का नाम, जैसे मान लो मैंने लिखा www.redismail.com या yahoo.com, तो ये हो जाएगा वेबसाइट का नाम, यानी ये हो जाएगा डोमेन नेम। और जो पूरा एड्रेस होगा, उसके कौन से पेज को हम एक्सेस करा रहे हैं, वो कहलाएगा URL। यस, थैंक यू सर। ओके।